हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी को। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन कोविन ने। तो इस बुक में हम जानेंगे कि एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपने कभी किसी रिश्तेदार या उन कलिंग से खटपट हुई है? किसी से कोई उम्मीद रखना कि वो बदल जाए, इससे पहले कि हमको खुद को बदलना होगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटीज़ है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ में मिलजुल करके रहते हैं और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना चाहिए, हम इस बुक को पढ़ के सीख सकते हैं। जो भी हमारी जॉब है, जैसे कि हम एक पेरेंट है तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम बॉस है तो इस किताब से हम ऐसे टिप्स सीख सकते हैं जिससे हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है तो लोग भी हमारे साथ नज़दीकियाँ बनाना चाहते हैं। इसलिए द 77 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये बेस्ट है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताब हमको इस बारे में बताएगी कि कलीग्स, दोस्त कैसे बनाया जाए, लोगों को खुद से इम्प्रेस कैसे कराया जाए। मगर 7 हैबिट्स हमको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पे फोकस करती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक हम भी इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि हमारे काम के पीछे कोई ना कोई मोटिव है। लेकिन अगर हम कैरेक्टर के अच्छे हैं तो लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहेगा। हम हमारे आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि हमको सबसे पहले अपने अंदर से स्टार्ट करना होगा। ताकि क्या आप तैयार है चेंज होने के लिए? क्या आप हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने के लिए रेडी है? हैबिट 1 है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो हमारे लिए बोलते हैं, उससे उनके लिए उनके नेगेटिव व्यूज़ का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि किसी भी बुरी सिचुएशन से आप अफेक्ट ना हो, फिर चाहे वो मौसम ख़राब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहता है। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हाल में भी बगैर कोई कंप्लेंट किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है। अब जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार जब लेगन स्टीव को एक लेक्चर देना था तो अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर के कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नज़र लोगों पे पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देख करके वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी जो बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी उस नर्स को थैंक यू नहीं बोला था और इन सब बातों से वह औरत बहुत दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थी। और उस दिन स्टीव कॉवर्ड के इलेक्शन का सबसे जो टॉपिक था वो प्रोडक्टिव ही था। तो वो बोलते थे कि कोवी यह कह रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती कोई चीज़ जब तक आप खुद ना चाहो। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और यही लेक्चर सुन के वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया कि मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अभी आप समझेंगे कि एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी वो चाहे उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। और एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। हैबिट 2 बिगिन विद द एंड माइंड, यानी कि एकांत राय। हमारे लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर के शुरुआत से मतलब कि हमारे सारे एक्शन वैल्यूज़ हमारे पर्पज़ से मैच होने चाहिए। हमको हमारा फाइनल गोल, हमारा डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि हमारा हर स्टेप उसी की तरफ जाए। हम कई बार बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ के इतने चैलेंजेस की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। जैसे कि हम
हमको हमारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है और हम उसे पाने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उन्हीं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हम ये भूल जाते हैं कि मटीरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें हमारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आज से अगर हम बच्चों को सच में प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन ये शो कराना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारी बातों, हमारे एक्शंस में से उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और हमारा यही बिहेवियर हमारे पेरेंट्स और बाकी लोगों के साथ में होने चाहिए जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगन विद द एंड इन माइंड्स का मतलब है कि यह जानना कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। वो हमारे लोग हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जिन पर हमको पूरा यकीन है। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो सोच लीजिए हम एक इनएफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर के आप टूल्स लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे, तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपका प्लान आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। जैसे आपको अपना घर प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट में आपको, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका कोना चाइल्ड प्रूफ होना चाहिए और आपको कुकिंग का शौक है तो आपको अपने किचन को अपग्रेड रखना पड़ेगा। तो आप समझे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। जैसे आप अपना घर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ही लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और एंड को माइंड में रख के चलने की शुरुआत होती है। ये सोचना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले ये श्योर करना कि वो आपकी वैल्यूज़ के साथ फिट हो सकते हैं कि नहीं। अच्छा, और एक बात, सबसे ज़्यादा हम ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर हम रेस्पेक्ट की वैल्यू करते हैं? सोचिए और इसी बात को ध्यान में रख करके अपना दिन स्टार्ट करें। अपने वैल्यूज़ पे पूरा ध्यान दीजिए ताकि अपने लाइफ में जो भी चैलेंज आए हम उसे अपने पूरे माइंड के साथ में फेस करें। हैबिट 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। यही चीज़ हमारे सारे लिविंग थिंग्स को सुपीरियर बनाते हैं क्योंकि हम सिर्फ इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करने होते हैं। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते ताकि उन्हें याद रखे और कुछ लोग टू डू लिस्ट और मॉडल्स बनाते ताकि उन्हें सब चीज़ें याद रह सके। और अगर इसे हम फिर से रिपीट करें तो जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हम अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं। प्रायोरिटीज़ यानी जो हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। और कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि कुछ लोग टू डू लिस्ट को बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन इसके बावजूद इन सब के बावजूद कई काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारी प्रॉब्लम नहीं बल्कि असली प्रॉब्लम है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बैठाया नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इस बारे में, ये हमको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और एक्चुअल चैलेंज टाइम को मैनेज करना नहीं, खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपको पास करने को ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोलिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं। एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए बोला गया, मगर उसके पास पहले ही इंपॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर के उसने हाँ बोल दिया। फिर सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोने में पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंड्रा की बात सुनकर के कोनी ने कहा, सेंड्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मगर कुछ रीजन से मैं इसे प्रायोरिटीज नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इन्विटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी करना चाहिए, वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया। यह प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए है, अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसीलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसीलिए उसे पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप भी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना ईजी हो जाएगा और आप अपने ज़रूरी कामों को अच्छे से टाइम पे पूरा कर पाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास कोई पावर हो जिससे हम ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके।
हैबिट 4 थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को उन इंटरेक्ट करने में काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी हमारी फैमिली या कलीग्स के साथ में कोई इशू होते हैं तो हमको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो भी। तो विन विन एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन कभी नहीं बन पाता। चलिए इमेजिन करिए कि आपका आपके कलीग्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करिए, उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिससे दोनों के लिए सही हो। हाँ, लेकिन आपके कलीग्स को खुद पे हावी ना होने दें और हमको भी उस पर हावी होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे दोनों का रिश्ता बैलेंस हो और दोनों की जीत हो। इस तरह से हमारा और हमारे कलीग का कोऑपरेशन रहेगा जिससे हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से ये ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करिए कि हम बॉस है और हमारा किसी एम्प्लॉय के साथ में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये बात ऊपर रहेगी क्योंकि हमारा एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से हमारे सामने चुप बैठ रहा है। एक बॉस होने के नाते हम बेशक आर्ग्यूमेंट में उसे जीत सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो यहाँ आपकी हार होगी क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखा करके हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो हमारे लिए काम तो करेंगे मगर मन मार के, तो कुल मिला करके नुकसान तो हमारा ही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा ही होता है, भले ही हम बॉस ही क्यों ना हो। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम हमारी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की ज़्यादा कोशिश करें। इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते तो हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही हम उन लोगों को बार बार हायर करके ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, ये विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर नहीं अप्लाई होती बल्कि ये रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है। जब भी हम अपने पार्टनर या अपने बच्चे या दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट में हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें और फिर देखिए कि आपके रिश्ते में भी किस तरीके से और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। ऑल द बेस्ट। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करिए, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो हमारी बातों को समझे। तो क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किसी ने आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसे एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों की फीलिंग्स को समझे, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका होता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमने अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में सालों लगा देते, लेकिन किसी की बात को सही ढंग से सुनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ ही कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझें कि उसकी आखिर वो कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले के सिचुएशन में रख के सोचते हैं, तब हम सही तरीके से सोच पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते ही नहीं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा होगा। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तब जाकर के आप उस इंसान को अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। चलिए एक कहानी। एक बार ये एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए, उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम थी। तो उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ने खुद से क्या किया कि उसने उसे अपना चश्मा दे दिया और ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि इसे पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा लगा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा है घर पर पे, तो ये वाला तुम पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मान करके चश्मा लगा लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम कोशिश करो ढंग से देखने की, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उसे कहा। आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मे से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि तुम पॉजिटिव होकर के देखो, फिर तुम्हें दिखाई देगा। तो आदमी ने कहा ओके, लेकिन मुझे पॉजिटिवली भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर के ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया क्योंकि आखिरकार तो वो उसकी मदद करना चाहता था। अब उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हम यही सोचते कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में फील क्या कर रहा होगा। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के आएगा। अगर हम सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से हम उनका ट्रस्ट
पाएंगे और उसके ऐसा करने से यकीन हो जाएगा कि हमारे एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और फिर वो भी हमें समझना स्टार्ट कर देंगे। हैबिट 6, सिनेर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेट द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जब एक आदमी किसी दूसरे की मदद करते हैं तो दोनों साथ मिलकर के बहुत चीज़ एस्टेब्लाइज कर सकते हैं। दूसरे टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर के काम करने से दोनों मिलकर के एक अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर क्लाइमेटी या फिर आग, तूफान, अर्थक्वेक टाइप के होते हैं, लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की हेल्प करते हैं, आगे आते हैं। तब लोग अपनी डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में लोग आगे आकर के एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सब तुरंत मिलजुल करके सर्वाइव करने के लिए सोचते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर के चलना और कंबाइन एफर्ट्स भी है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होता। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते, उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम सब इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। हमें दूसरे लोगों को जानने, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करें। आप कैसे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह ये सब, जैसे हो सकता है कि मुझे कोई यंग लेडी नज़र आ रही हो, लेकिन आपके लिए वो एक बुजुर्ग महिला दिख रही हो। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली डिफरेंशिएट करते थे, हालांकि हम दोनों ही इस जगह पे सही है। हम दोनों को बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेहतर होगा सैनिटाइज करना, और सैनिटाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। इस तरीके से हम बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। यह कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप ही सही है, दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नज़रिए को समझने की कोशिश करें, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उसे कोई नुकसान भी नहीं है। बहसबाजी करने से बेहतर है कि और भी कई अल्टरनेटिव है। जब हम किसी दूसरे के व्यूज़ को रेस्पेक्ट करने लगे तो उनके साथ मिलकर के काम करना आसान होगा, और साथ मिलकर के काम करने से हम कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी इसका मतलब है कि सबसे बड़े एसेट्स को शार्प करें। हमेशा कुछ नया सीखते रहे, और हमारा सबसे बड़ा एसेट नया, हमको खुद को ही अपडेट करता रहना होगा, खुद को रिन्यू करते रहना होगा। हमारे लाइफ के हर एसेट में हमको खुद को इम्प्रूव करना होगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। हमको रेगुलर एक्सरसाइज करके खुद को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट्स ही खरीदें। हम घर पे बैठ करके सिंपल एक्सरसाइज करके हम खुद को एक्टिव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रैपिड वॉक भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और फिर देखिएगा आपकी बॉडी कैसे इंप्रूव हो रही है। इसी तरह हमको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। चलिए, ऐसा कभी बार होता है कि जब हमको लगता है कि पूरी तरीके से थक चुके हैं, तो रोज़मर्रा के चैलेंजेस में बेहद थक जानते हैं हमको खुद को इंस्पायर रखने की बहुत ज़रूरत होती है, और यहाँ हम म्यूज़िक, बुक, रेडियो और या फिर नेचर के साथ में जुड़ करके कर सकते हैं। इसे आप पर डिपेंड करता है कि आप स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेंगे। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम सब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद शायद ही कोई बुक पढ़ने या उसके लिए टाइम निकाल पाते कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए, हमें इसके बाद भी खुद को एडुकेट करते रहना चाहिए। अपने डेली रूटीन के काम से हट करके कुछ नया करना चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए। जैसे कि हम महीने में कम से कम एक बुक तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। जो लोग बहुत बिजी है, बुक नहीं पढ़ सकते, उन्हीं के लिए यह सब ऑडियो बुक समरी का चैनल से भी बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। हमारा सोशल एक्सपेक्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़ा होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही होता है। हमारे दूसरों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का तरीका होता है। तभी तो कहा जाता है कि नेबर्स लव अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने पड़ोसियों के साथ प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर लव पर्सन है तो यकीन मानिए कि आप खुशहाल लाइफ जिएंगे और लंबी लाइफ जिएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि जंगल में वॉक पर गए और आपको एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया है, तो आप उनसे पूछते हैं कि कितनी देर से ऐसा करे। आदमी कहता है कि 5 घंटे से, और अब मैं थक करके चूर हो गया हूँ, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को ये सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे आरी को शार्पन करने की ज़रूरत है, और आप उससे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से हो जाएगा। मगर वो आदमी मना कर देता है, वो कहता है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास शार्पन करने का टाइम ही नहीं है। अब जैसे कोई भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करने के लिए आरी यानी कि 100 की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने एसेट्स को भी शार्पन करने की ज़रूरत है।
हमको टाइम निकाल करके खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लाइफ में ज़रूरी है वो तो हमारे पास है, बस उन्हें टाइम टाइम पे शार्पन करने की ज़रूरत है। और भूलिएगा नहीं कि आपके एसेट्स है आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, तो इन्हें शार्पन करना कभी ना भूलिए। तो ये थी हाईली इफेक्टिव लोगों की वो 7 अच्छी हैबिट। हैबिट नंबर 1 प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 एंड को ध्यान में रख करके नए काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों का प्रायोरिटी सेट करें। हैबिट नंबर 4 की ब्रिंग इन विन विन सिचुएशन सोचें। 5 की अपनी बात समझाने से पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6 सिनर्जाइज। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 अपने एसेट्स को शार्पन करते रहे। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपने कैरेक्टर इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ हमारी रिलेशन इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से हम अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। जब कभी आप बुरी सिचुएशन में हो तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसा कि एसिटो ने कहा कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि एब्सेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि हैबिट से आती है। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि हैबिट से आती है। तो आप यहाँ पे आप जान गए होंगे कि अब हमको क्या करना है। और रीडिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है। और आपको अगर कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इसी बात पे रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।